हेलो एवरीवन। वेलकम टू आईपीएम पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जिप मैट 2025 का क्यूए पेपर का एनालिसिस। तो मैं इसमें फुल टू पेपर आप कराने वाला हूँ आज के दिन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट में देखेंगे द वैल्यू ऑफ, आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7 इज इक्वल टू क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, तो खुद से एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद देखें क्या क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो। तो देखेंगे, जब भी आपको ये फॉर्म नज़र आए, आपको कभी भी ये फॉर्म नज़र आए ए बी बाय सी, तो कभी भी ए बी बाय सी आपको नज़र आए तो आप इसे ऑलवेज ए प्लस बी बाय सी लिख सकते हैं। यस, आप इसे मल्टीप्लाई में मत लिख देना, ए इंटू में बी बाय सी मत लिख देना। ये जो है ये रॉन्ग फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है इसकी? ये करेक्ट फॉर्म। करेक्ट, क्लियर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 999 1/7 प्लस 999 2/7। सेम केस, फिर इनको सबको ऐसे ही लिख देंगे 3/7 4/7 और 999 5/7। लास्ट वन इज 999 6/7। देखो 999, अब बहुत सारे लोग 999 इसमें से कॉमन लेके 1/7 2/7 3/7 ऐड कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। अब देखेंगे एक 999 2 3 4 5 6 मेरे पास 999 है, तो 999 इंटू में कितना कर देंगे 6। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो नोमिनेटर सीधा ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 5 प्लस 6 यहाँ तक आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 - 1। 999 को ऐसे लिख सकते हैं, इंटू में 6 है तो इंटू में 6 कर देंगे और ये आ जाएगा 6000 माइनस का 6। एग्जाम में बैठे हैं सीधा कर सकते हैं 5994। बहुत ईजिली आप इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। 5994 प्लस इन सब का ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21/7 के। 7 से 3 टाइम कट जाएगा, 6 प्लस 4 10 10 10 20 और 1 21। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 5994 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 5997 के। 5997 यानी आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन। बहुत प्यार से आप इजीली टैकल ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? एक बार इसको दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्पीक ट्रुथ इन 75% केस। ए स्पीक ट्रुथ इन 75% केस and B in 80% of the case. In what percentage of case are likely to contradict each other in narrating the same incidents? इंसिडेंट में कॉन्ट्राडिक्ट होने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब वीडियो को पहले पॉज करेंगे, फिर एक बार खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कह रहा है कि ए और बी ये दो पर्सन है। ए ट्रुथ जो है वो कितने बार सही बोलता है? ट्रुथ यानी कि ये बोलता है 75% ऑफ द टाइम ये सच बोलता है। 80% ऑफ द टाइम ये क्या बोलता है? ये भी सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है। तो ये फॉल्स कितने टाइम बोलता होगा? 75% टाइम ये सच बोलता है। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ 25% टाइम में ये क्या बोलता होगा? झूठ बोलता होगा, लाई यानी फॉल्स। 80% टाइम ये सच बोलता है तो इसका मतलब 20% टाइम क्या करता होगा? ये फॉल्स होगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट होने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब ए ट्रुथ हो और बी फॉल्स हो। बी क्या हो? फॉल्स। एक केस तो ये ट्रुथ ये फॉल्स। केस सेकंड, केस सेकंड क्या हो सकता है? ए झूठ बोले और बी सच बोले, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया यहाँ पर, बी सच बोले। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे बोलूँ ए फॉल्स, ए फॉल्स और बी जो है वो सच बोले, ट्रुथ। यस, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब ए ट्रुथ है, जब ए ट्रुथ है तो बी क्या है? फॉल्स। जब ए फॉल्स है तो बी क्या है? ट्रुथ बोलता है। हाँ, तो इसका मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ये बात मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे आप समझो मैं और आप हैं, ये पेन ब्लैक है। ठीक है ना, जब मैं सच बोल रहा हूँ कि ये पेन ब्लैक है, तब आप झूठ बोलो कि ये पेन ब्लैक नहीं है। बात समझ में आ गई? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे। यानी कि मैं आपसे बोलूँ, मैं झूठ बोलूँ, मैं बोलूँ कि ये पेन ब्लैक नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ये पेन ब्लैक नहीं है जबकि तो ब्लैक है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो कि ब्लैक है, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ब्लैक नहीं है, आप बोल रहे हो ब्लैक है। बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट केस है। तो केस फर्स्ट टाइम, तो ए 75% टाइम सच बोलता है, तो बी फॉल्स कितने टाइम बोलता है? 20% टाइम। तो 75 का 20% निकालेंगे तो 75% 20% होता है 1/5, तो ये आ जाएगा 15%।
सेम केस ए फॉल्स बोले 25% और ये सच बोले यानी कि 80% ऑफ द टाइम। 25% होता है 1/4, 1/4 80 का कितना बनेगा, तो देन 20%। तो यानी 15% टाइम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे जब ए सच बी झूठ बोले, जब ए झूठ बोले बी सच बोले, तो यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो टोटल कितना टाइम आ जाएगा, 35% जो है ऐसे केसेस होंगे, 35% टाइम ऐसा होगा जब ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन और इट क्लियर है पॉइंट। एक बार दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Amit and Alok attempted to solve a quadratic equation. Amit made a mistake in writing down the constant term and ended up with roots 4, 3. Alok made a mistake in writing down coefficient of x to get root 3, 2. द करेक्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस सम ऑफ रूट्स, इस तरीके से कर दो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब अमित इसको लिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब अमित इसे लिखता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब अमित लिखेगा तो अमित मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को वो गलत लिखता है, एंड एंडेड अप विद रूट्स 4, 3। तो जब ये लिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स हैं 4 और 3, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 7x, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 12। ये इसने क्या लिखा है, रॉन्ग लिखा है, ये गलत लिखा है, ठीक है ना, ये क्या है रॉन्ग, जबकि ये क्या है, ये करेक्ट है। जबकि आलोक जो है, आलोक जो है इसके रूट्स कितने हैं, एक्स स्क्वायर, आलोक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसके रूट्स हैं 3, 2, 3, 2 है तो सम ऑफ रूट्स 3 + 2 कितना आ जाएगा 5x, और 2 5 जा कितना 2 3 जा कितने का आ जाएगा 6 के प्रोडक्ट। ये अमित की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जब 4, 3 रूट्स है, और ये आलोक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। लेकिन आलोक मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये इसको गलत लिखता है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, मतलब ये सही है। तो मतलब मैं करेक्ट, मैं बोल सकता हूँ करेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, करेक्ट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो एक्स स्क्वायर, इसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स सही लिखा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा। इसने प्रोडक्ट सही लिखा है तो इसका प्लस का 6 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स ठीक है। इसने ये गलत लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आलोक ने, अमित ने कांस्टेंट टर्म गलत लिखी है। तो दोनों की हमने सही सही वाली टर्म लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। यस, क्लियर बाई पॉइंट, यस। अब इसके रूट्स बताने हैं, जो एक करेक्ट करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन बताने क्या होंगे, तो करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि सम ऑफ रूट्स तो इसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 2 जा 6 इसके अकॉर्डिंग है, देख रहे हो दोनों के अकॉर्डिंग। तो अब इसके रूट्स क्या बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर करो जो ऐड करने पर 7 आ जाए, 6 और 1, 6 1 जा 6, 6 + 1 7। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, एक्स माइनस, यहाँ से दो रूट आएंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1 के और एक्स इक्वल टू 6 के। हमारे पास दो रूट आ गए, क्लियर है पॉइंट। तो 6 और 1 यानी कि दो रूट हमारे पास ये आ, क्लियर है पॉइंट। एक बार इसको दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाए। इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। How many three-digit even number can be formed using the digit 1, 2, 3, 4 and 5 when repetition of the digit is not allowed? Repetition of a digit जो है वो अलाउड नहीं है, हमें एक 3 डिजिट नंबर चाहिए। पहले हम 3 एक बॉक्सेस बनाते हैं जिससे कि हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाए। फर्स्ट, अभी आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, हमें इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इवन नंबर कब हो सकता है, तो इवन नंबर होता है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, नंबर आइदर 0 1 सॉरी 0 2 4 6 8, यानी इवन, इवन नंबर वही होगा जिसके लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैसा हो, लास्ट डिजिट जो है नंबर की वो क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर हो। या हम बोल सकते हैं लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर वो 0 2 4 6, ये तभी इवन नंबर बन सकता है, अदरवाइज ये इवन नंबर। तो लास्ट डिजिट 1 नहीं हो सकती, ये तो कंफर्म है। तो ये लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट। तो लास्ट डिजिट जो है
या तो 2 हो सकती है या 4 हो सकती है, 135 तो नहीं होगी, तो ये फिक्स है। फिक्स मतलब यहाँ या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो कितने केसेस पॉसिबल हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइस पॉसिबल है। कितनी चॉइस पॉसिबल है? 2 चॉइस। ठीक है ना। मैं यहाँ चॉइस की बात करूँ तो यहाँ कितनी चॉइस है मेरे पास? 2 चॉइस है। या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। हमारे पास 2 चॉइस है। तो यहाँ कितनी चॉइस होंगी? टोटल नंबर कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5। हमारे पास टोटल 5 नंबर है। अब पॉइंट की बात देखना, हमारे पास कितने नंबर हैं? टोटल 5। अब 5 में से एक नंबर आपने फिक्स कर दिया लास्ट में। अब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट नॉट अलाउड तो मतलब जो डिजिट जो है आप रिपीट नहीं कर सकते। मान लो आपने यहाँ 2 फिल कर दिया तो यहाँ 2 नहीं आ सकता। आपने यहाँ 4 फिल कर दिया तो यहाँ 4 नहीं आ सकता। तो यहाँ आपने कोई भी डिजिट रखी होगी, हो सकता है आपने 2 रखा हो सकता है आपने 4 रखा हो। हम मान लेते हैं आपने 2 रखा है, तो यहाँ 2 तो आ नहीं सकता। तो 2 नहीं आ सकता तो 1 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। मान लो आपने यहाँ 2 रखा, नंबर मान लो लास्ट डिजिट 2 रखी, तो यहाँ 4 तो आ सकता है ना, 4 1 2 ऐसे तो रख ही सकते हैं, ये इवन नंबर है। लास्ट में 4 है तो यहाँ 2 भी आ सकता है, ये भी एक इवन नंबर है। लास्ट में हो सकता है 2 डालो, यहाँ पर 3 डालो, यहाँ पर 1 डालो, ये भी एक इवन नंबर है। लास्ट डिजिट पक्का ये होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 1 5 3 ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इवन नंबर नहीं होगा। लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 4 होगी तो ही बनेगा। तो हमारे पास यहाँ 2 चॉइस है। यहाँ कितनी चॉइस बची? 4 चॉइस। 4 चॉइस कैसे? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है हमारे पास में वो यहाँ रिपीट नहीं होगी, तो लास्ट डिजिट रिपीट नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ 4 डिजिट का चॉइस होगा। अब ये डिजिट आपने फिल कर ली, ये डिजिट आपने फिल कर ली, इन दोनों में डिजिट फिल हो गए, इन दोनों बॉक्सेस में। तो आपके पास अभी एक बॉक्स बाकी है। तो इन दोनों में जब 2 डिजिट फिल हो चुकी हैं तो आपके पास कितनी चॉइस बचेंगे? तो आपका जवाब होगा सर 3 चॉइस बचेंगे। अब हमारे पास 5 चॉइस थी टोटल, उनमें से 2 चॉइस आपने फिल कर ली है, तो रिमेनिंग चॉइस कितनी है आपके पास? 3 चॉइस। तो टोटल चॉइस कितनी आ जाएंगी? 4 3 जा 12, 2 जा 24। 24 तरीके से आप नंबर बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन। वॉट इट क्लियर है पॉइंट? एक बार दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द कॉर्नर एंड अ बॉक्स इज मेड। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स बताना है, क्या होगा? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बस आपने करा होना चाहिए। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, हम इसको एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप बना दी, इसमें से हमने यहाँ से कट कर दिया। मैंने यहाँ से 4 पीसेस कट कर दिए 2 2 सेंटीमीटर। एक यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया 2 सेंटीमीटर का, ये पार्ट कट कर दिया, ये पार्ट पार्ट ये पार्ट, लास्ट वन। 4 पार्ट कट कर दिए। तो ये चारों पार्ट कट करने के बाद में आपके पास कौन सा एरिया बचेगा? तो आपके पास बचेगा ये, जिसको अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप देखते जाना। ये वाला पार्ट आपके पास बचेगा, ठीक है ना। ये आपका कट डाउन हो गया, यहाँ से लेके ये कट हो गया, ये पार्ट कट हो गया, ये पार्ट कट हो गया, ये ऐसे गए, ये आपको दिख रहा होगा। ये पार्ट जो है भाई, ये आपके पास ये गया। यस, ये वाला पार्ट है, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख दूँ तो आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक बॉक्सेस बनाएगा। ये वाला पार्ट ये बनाएगा। यस क्लियर है? अभी आप देखो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो टोटल लेंथ कितना हमारे पास में? 25 लेंथ है, 20 ब्रेथ है, तो ये 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये टोटल कितनी है? 20। आप इधर फोकस करना, ये 2 है, ये 2 है, तो दोनों में से 2 2 चला गया तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? तो 2 2 इधर चला गया तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बचेगी हमारे पास? 4 चला गया तो ये बचेगा 21, इसकी लेंथ आ जाएगी 20। ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 2 इधर से चला गया, 2 इधर से चला गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो कितना आ जाएगा? 16। यस, ये 16। तो अभी आपको समझ में आ गई ये फिगर? यानी कि मैं इस फिगर की बात करूँ, ये फिगर कुछ इस तरीके से जाएगी हमारे पास। अब वेट, तब ये फिगर कुछ इस तरीके से बॉक्स बंद होगा।
फिर वही पार्ट, इससे एक बॉक्सेस बनेगा, ये वाला पार्ट बना। यस। अभी जब आप इसको फोल्ड करोगे इससे एक बॉक्स बने, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो एक बात तो कंफर्म है, ये कितना आ गया आपके पास, तो ये बना 21 लेंथ, इसकी लेंथ कितनी आ गई 16, ये लेंथ कितनी आ गई 16, ये बात कंफर्म है। ये कितना आ गया 2। इसका मतलब ये जो पार्ट होगा, मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, जब इसको मैं फोल्ड करूंगा इसकी हाइट आएगी ये वाली, ये जो पोर्शन है ये इसकी हाइट होगी। यस, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट है ये हाइट होगी, हाइट आ जाएगा, तो लेंथ आ गया 21, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 16, और हाइट कितना आ जाएगा, हाइट इज 2, ये आ गया। तो ये क्यूबॉइड बनेगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 21 इंटू में 16 इंटू में 2। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 इंटू में कितने का आ जाएगा, देन 16 के, 16 और 2 जा आ जाएगा 32, 3 16 4 जा 64, 64 प्लस 3 67, तो 672 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर आ जाएगा, 672 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। यस, ये सब क्यूब में होने। क्लियर है पॉइंट, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 2 की पावर 122 प्लस 4 की पावर 162, 8 की पावर 42, 4 की पावर 60 प्लस 2 की पावर 1, डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजर। 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें कैसे टैकल करना है, तो देखो सबसे पहले इन सबको 2 में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा लिए आपके लिए ईजी आ जाएगा। तो 2 की पावर 122, ये कितना बनेगा, तो मैं इसको ईजिली लिख सकता हूँ। 4 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 4 की पावर n है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर n। इसका मतलब आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है 2 की पावर n, तो कहीं भी a की पावर x की पावर y है तो आप मल्टीप्लाई करके एक्स वाई कर सकते हैं जब ब्रैकेट की फॉर्म में। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 122, और यहाँ 2 की पावर कितना आ जाएगा, तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 62, पावर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 2 जा 4 यानी कि 124, प्लस ये 2 की पावर 3 बनेगा 8, ये आ जाएगा 42, 42 आ गया तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 126। देन सेम केस ऑफ 2 का स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 64, तो 2 की पावर कितना बनेगा, देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128, फिर अगेन 2 की पावर 130 हमें गिवन है। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 122, कॉमन ले लिया। सर कॉमन ही क्यों ले रहे, देखो यार अभी आप मान लो एग्जाम में बैठे हैं, 2 की पावर 122 को सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है यार, 2 की पावर 10 तक ही हम जाते हैं 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096। अभी आप बात को समझ में आ गई कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है 2 की पावर 12 तक, तो 122 तो सॉल्व पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना, कैलकुलेटर भी नहीं है, ठीक है ना, और कैलकुलेटर है भी है तब भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या तरीका हो सकता है, तो जब हम हमारे पास कोई बड़ा फैक्टर आता है तो हम उसे किस में ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो हमें एक डिविजिबल नंबर चाहिए, तो एक डिविजिबल नंबर क्या होगा, इसका फैक्टर चाहिए, तो इसमें से बड़ा पार्ट बाहर ले लो, जो छोटा पार्ट बचेगा देख लेते हैं किसका डिविजिबल है। तो हमने एक बड़ा पार्ट बाहर ले लिया, 2 की पावर 122 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचेगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 2 की पावर कितना बचेगा 4, यहाँ 2 की पावर 6 और यहाँ 2 की पावर 8। अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 122, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 और प्लस 256। आई थिंक क्लियर है। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, और 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है। आपने 2 की पावर 122 तो कॉमन ही लिया है, इन सबको आप ऐड कर दो, 256 प्लस 4 ऐड करेंगे 260, 260 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 320, 320 में ये 20 ऐड करेंगे तो 340, 341 आ जाएगा। 341 क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये तो सब 2 के मल्टीपल आएंगे। अब 341 देखते हैं क्या बनेगा, तो 341 122 इंटू में 341 11 इंटू में 11 3 जा 33, 11 1 जा 1, ये बनता है। तो ये जो नंबर है ये किस किस से डिविजिबल होगा, 11 से होगा, 31 से होगा, 2 से होगा, 11 2 जा 11 4 जा, मतलब 11 इंटू 2 के मल्टीपल जो बनेंगे उनसे होगा, 31 और 2 के मल्टीपल से बनेगा, 3 तो इसमें कहीं आता ही नहीं है, 5 इसमें आएगा ही नहीं, 7 इसमें आएगा ही नहीं, आंसर कौन सा होगा 11, काम खत्म।
हो सकता है ऑप्शन में 22 होता तो मैं 22 से डिविजिबल कर देता, हो सकता है यहाँ 31 होता तो 31 से डिविजिबल होगा, हो सकता है सर ऑप्शन में 62 होता तो 62 से डिविजिबल होता। 31 टू जा कितना बनेगा 62, तो एक 2 यहाँ से ले लो, 31 यहाँ से ले लो तो बन जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं बहुत प्यार से। यस, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगुलर पार्क एंड स्क्वायर पार्क इज सेम। हम किसी की भी फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग मतलब चारों तरफ ऐसे कोई भी मान लो हम बाइंडिंग करते हैं किसी वायर से, मतलब हम क्या 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 चीज़ सेम कर रहे हैं, मतलब मैंने बाइंडिंग ऐसे करी, मान लो एक शेप ऐसी है तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप। ऐसी शेप बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप। ऐसी है, इसको कौन सी शेप बोलेंगे भैया? हम को शेप बोलते हैं हम स्क्वायर की शेप। किस शेप? स्क्वायर की। तो यानी कि जब मैं वाइंडिंग करूंगा तो वायर यहाँ से यहाँ गया, फिर वायर जो है यहाँ से इस पॉइंट तक गया, फिर वायर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। टोटल वाइंडिंग की टोटल लेंथ कितनी आएगी, वायर की टोटल लेंथ कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा ए ए ए। तो टोटल जो लेंथ होगी वायर वो 3A होगी। जबकि ये सेम वायर मैं स्क्वायर की फॉर्म में करूँ, स्क्वायर की फॉर्म में करूँ तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4x। जबकि ये दोनों का सेम है 3A इक्वल टू 4x। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन में हमें क्या है ये बने। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट यहाँ तक। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, तो ट्रायंगुलर पार्क तो एरिया ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो बच्चे वाली बात है। इक्विलेटर ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना होता है भैया? √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, यानी साइड का। तो मैं कह सकता हूँ ये कितना दे रखा है 16√3, √3 से √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू कितने का आ जाएगा 64 के 4 इधर चला जाएगा, और ए इक्वल टू 8 के आ जाएगा, और दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पेरीमीटर ऑफ वैसे इक्वल नहीं होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल, यानी कि 3 इंटू में इसकी साइड ए, 3 इंटू में साइड होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना आएगा? तो 4 इंटू में साइड यानी एक्स। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। डायगनल क्या होता है भाई स्क्वायर का? तो डायगनल होता है हमारे पास में, ये स्क्वायर है तो इसका डायगनल क्या होगा? तो डायगनल ये वाला पार्ट होता है एक्स, एक्स ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ये x√2 होगा। तो इसका जो डायगनल होगा, डायगनल होगा वो किसके इक्वल होगा भाई? तो डायगनल बनेगा इसका x√2 के, तो आंसर आ जाएगा 6√2 में। यस गॉट इट, यानी कि ऑप्शन क्लियर भाई पॉइंट यहाँ तक। दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डिफरेंस बिटवीन compound and simple interest on a certain sum of money at the interest of 10% per annum 1.5 years, it year is 183 when the interest is compounded semi annually, the sum of money क्या होगा? एक बात बहुत की, आपको फॉर्मूला याद है तो आप एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि हार्डली आप स्ट्राइक कर सकते हैं इसे 30 सेकेंड में। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, लैट करके भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला। तो डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, डिफरेंस बिटवीन एस आई सी आई एंड एस आई ऑफ 2 ईयर, ये होता है PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। जबकि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 3 ईयर क्या होता है? 3 साल के लिए क्या होता है? तो ये होता है PR² 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। बहुत सिंपल, सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली है तो आपको पता होगा हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअली हो, सेमी एनुअली। तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि भाई रेट हाफ हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो रेट हाफ का मतलब रेट 5% हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2, तो ये 3/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 साल। तो हमें डिफरेंस बताना है SI/CI का 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5% के अकॉर्डिंग 3 साल का जो डिफरेंस आएगा वही 1.5 ईयर का आएगा सेमी एनुअली का 10% के। तो मुझे 3 साल का फॉर्मूला आप मुझे सीधा पता है डिफरेंस का, तो मैंने यहाँ से सीधा क्या कर दिया? फॉर्मूला यूज़ कर, फॉर्मूला यूज़ करा तो डिफरेंस कितना पता है? तो डिफरेंस इज 183 इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे चाहिए, रेट कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 305 ये वैल्यू आ जाएगी। 300 प्लस R होता है, R ऐड करेंगे
तो 300 प्लस 5 305 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100। बहुत क्लियर होगा। यस अभी देखो 25 4 जा 5 से कट करेंगे, 5 6 जा और 5 1 जा, 5 से कट करेंगे देन 20 टाइम्स, 61 से ये 3 टाइम्स सीधा सीधा ऑब्जर्व हो रहा है, 3 1 जा 3 3 6 जा 18। अभी आप प्रिंसिपल की वैल्यू देखेंगे तो 24 जा आ जाएगा 80, 80 तो ये 8000 आ जाएगा, इंटू में 3 करेंगे तो 24,000 का। यस 24,000 क्या आ जाएगा हमारे पास, यही आंसर है। यस क्लियर है पॉइंट। आप बेसिक वाला तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं लेट करके। लेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, मुझे 3 साल के लिए जाना है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कितना मान लूँगा, तो प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं, लेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 1/10। प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल जो होगा वो 10 का क्यू होगा यानी कि 1000, प्रिंसिपल 1000 मान लो। अब इसका एस आई निकाल लो, 1.5 ईयर का एस आई कितना होगा, एस आई ऑफ 1.5 ईयर, इस तरीके से कर लो। तो अभी आप लास्ट में क्या करेंगे, या 100x मान लो, 1000x मान लो, तो एस आई ऑफ 1.5 ईयर यानी कि 1.5 ईयर का एस आई कितना होगा ये कैलकुलेट कर दो, टी आई ऑफ 1.5 ईयर कितना होगा ये कैलकुलेट कर लो, ऑफ 1.5 ईयर कितना होगा ये कैलकुलेट कर लो। इनका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल टू कितने के कर देंगे 183 के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू में x करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी मैं श्योर हूँ वो 24 की आएगा, तो 24 कर देंगे तो आपके पास 24,000 इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। आप इस तरीके से भी इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। सर मैंने सॉल्व क्यों नहीं करा, आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। 1.5 ईयर यानी कि 3 साल के लिए आप चाहेंगे तो यहाँ सॉल्व करके करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, ये बताना है क्या इसके इक्वल होगा, ये करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल चलते हैं, 2 की पावर एक्स देखना इक्वल टू 3 की पावर वाई, पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, 6 की पावर माइनस जेड इक्वल टू, मैंने के मान लिया, जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल हो तो हम उसे के बराबर मान लेंगे, सर्सन इंडाइसिस का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने 2 की पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स इक्वल टू के है, पावर इधर आती है तो मैं इसे लिख सकता हूँ के की पावर 1/x, जब भी पावर इधर आती है तो 1 में आ जाए। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू आ जाएगा के की पावर 1/x, 3 इक्वल टू आ जाएगा के की पावर 1/y, और ऐसे ही 6 इक्वल टू आ जाएगा के की पावर -1/z के। क्लियर भैया पॉइंट। आप इनका प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 2 इंटू में 3 इक्वल टू 6। सर हमें कैसे पता चलेगा इनका प्रोडक्ट करना है, देखो यार ये सर्सन इंडाइसिस का है, सबकी पावर के है, तो देखो एक चीज़ तो आपने पढ़ा होगा सर्सन इंडाइसिस में, बेस सेम मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता होगा ए की पावर एक्स प्लस वाई, लेकिन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे कि मान लो ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 5, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ए की पावर 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस ए की पावर 3, बस ऐसा कुछ जरूर लिख सकते हैं। लेकिन ए की पावर 2 इंटू में ए की पावर 5, तो यानी ए की पावर 7 लिख सकते हैं, मतलब बेस सेम मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो के है, यदि ये प्लस में करके लिखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है ना। तो यानी कि आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू कितने क्या आएगा 6 के, तो यानी कि के की पावर 1/x इंटू में के की पावर 1/y, कोई ना कोई प्रोडक्ट में ही रूट पॉसिबल होगा, तो के की पावर 1/x इक्वल टू के की पावर माइनस, लॉग से भी कर सकते हैं, बोथ साइड लॉग लेके भी आप कर सकते हैं। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू आ जाएगा के की पावर माइनस का 1/z। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, जस्ट मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी भाई, सेम वही, ए की पावर m इंटू में ए की पावर n, बेस सेम देन पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अच्छा बेस दोनों के इक्वल है, तो यानी कि बेस दोनों के इक्वल है, मान लो ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n है, बेस सेम तो पावर भी सेम होंगे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस का 1/z के। और इट क्लियर है, माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 1/z प्लस का 1/z इक्वल टू 0। यस क्लियर है भाई पॉइंट यहाँ तक, आई थिंक क्लियर होगा पॉइंट। यस इस तरीके से भी आप इसको टैकल कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, मतलब इस तरीके से, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ट्रू हुआ, ये सही है भाई, आप इसे गलत नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है, ए तो सही है, ए सही है तो आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा। अब हम चेक करते हैं बी को, अब हमने बी को चेक करा, तो बी में बोल रहा है कि 2 4 3
243 की पावर 0.16 इंटू में 9 की पावर 0.1, क्या ये 0.3 के बराबर है? तो देखते हैं। तो ये 3 में ही दिख रहा है, तो ये पक्का 3 की पावर होगा। 3 की पावर ये कितना होता है? 5 की पावर कितना आ जाएगा? 0.16। ये 9 कितना होता है? 3 का स्क्वायर की पावर कितना आता है? 0.1। जस्ट मैंने अभी बताया था, पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है। ए की पावर एक्स की पावर वाई है, तो ए की पावर एक्स वाई हो जाता है। पावर किस में चली जाती है? मल्टीप्लाई में, या ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरीके से लिखा हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 16, 5 जो कितना होता है? 80, तो 0.8 बन जाएगा। इनटू में 80 लिखना चाहें 0 लिख लो। ये हमारे पास में आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 2 के। यस, तो मैं यहाँ से 0 को भी इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। 0.80, 0.8 दोनों एक ही बात है। अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी बताया बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ए की पावर एम एक इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर, जहाँ मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये वाला बॉक्स जो बनाया है, ये लिख सकते हैं। दोनों के बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे। पावर ऐड तो 0.8 प्लस 0.2, तो अभी आप देखेंगे तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो यानी ये जो वैल्यू है ये 3 के इक्वल आएगा। क्या 0.3 के इक्वल आएगा? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो बी तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या मुझे ये चेक करना चाहिए? सी? नहीं, तो यही मेरा आंसर आ गया। काम खत्म। सी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। बी नहीं होगा, बी तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही गलत हो गए। ए बी हो ही नहीं सकता, थर्ड भी गलत, तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? एक बार इसको दोबारा देखो सर, फिर भी एक नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं कि ये सर कैसे सॉल्व होगा। तो ये 3 पॉइंट ये है, तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा, तो 3 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000, 30 इंटू में 10 की पावर पी इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 239 डिवाइडेड बाय 10, 1 2 3 4 50 आ जाएंगे। प्लस आप देखेंगे तो 715 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 60, 3360 देखेंगे। 3 और 3 60, 1 2 3 4 5 60। तो मैं यहाँ एक जीरो बढ़ा के एक जीरो इधर बढ़ा लेता हूँ, नीचे भी 60 आ जाएंगे, इधर भी 60 आ जाएंगे। 30 कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों साइड डिवाइड करके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3150 इंटू में 10 की पावर पी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे कितना बन जाएगा? 3105 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 बन जाएगा नीचे। अब सर 10 की पावर 6 था, एक 10 की पावर 3 इधर कॉमन था, तो मैंने ये कट कर दिया। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की पावर पी इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -3। सर ऐसे क्यों आ गया? तो आपने पढ़ा होगा ए की पावर एम है, तो मैं उसे उल्टा करके ए की पावर -m लिख सकता हूँ। 1 अपॉन ए की पावर -m, तो इसको इन्वर्स जब लिखते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो 1 अपॉन ए की पावर -m है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 है, तो हम उल्टा करके 2 की पावर -5 लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो पी इक्वल टू कितने का आ जाएगा? -3 के, यही आंसर। क्लियर पॉइंट? तो पी इक्वल टू -3, क्या ये सच है? हाँ यस, ये ट्रू है। ए और सी बिल्कुल सही। एग्जाम में बैठे हैं तो ये टाइम बचाना है, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A car owner buy petrol at the rate of rupees 17, rupees 19, rupees 20 per liter, respectively, for the 3 consecutive years. Compute the average cost per liter the if he spend rupees 6460 per year for the 3 consecutive year. यानी कि एवरेज क्या होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में एवरेज क्या आएगा? तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ आपसे पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, टोटल रेट क्या होगा। तो रेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेट क्या होता है? तो प्राइस होता है टोटल अमाउंट, यानी टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, या हम बोल सकते हैं रेट इनटू में क्वांटिटी इक्वल टू अमाउंट के, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमें रेट चाहिए, तो रेट इक्वल टू होता है अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी। तो हमें एवरेज रेट चाहिए। एवरेज रेट क्या आ जाएगा? एवरेज रेट हमें चाहिए, तो एवरेज रेट आ जाएगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना खर्च करा 3 साल में, टोटल अमाउंट ऑफ 3 ईयर, टोटल अमाउंट ऑफ 3 अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ 3 ईयर, टोटल क्वांटिटी ऑफ 3 ईयर। आई थिंक क्लियर है। तो अब हमें 3 साल का अमाउंट पता होना चाहिए भाई। 3 साल का अमाउंट तो सिंपल है, हर साल उसने 6460 स्पेंड करा है, तो 6460 ईच ईयर स्पेंड करता है। तो हमें अमाउंट तो 3 साल का पता है, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है 3 साल का क्वांटिटी। उससे डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वांटिटी इन ईयर 1, क्वांटिटी
वन कितना होगा क्वांटिटी इन ईयर वन, ईयर वन, ईयर वन में क्वांटिटी कितना होगा, तो 6460 रुपये में रेट से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 17, तो अमाउंट अपॉन रेट, अमाउंट अपॉन रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी चाहिए तो अमाउंट अपॉन में क्या कर देंगे, रेट कर देंगे। तो 6460 डिवाइडेड बाय 17, ये टोटल अमाउंट था डिवाइडेड बाय ये टोटल रेट आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्वांटिटी। 17 4 जा 68 ज़्यादा चला जाएगा, 17 3 जा कितना बनेगा हमारे पास में, आई थिंक पहला वाला आएगा 17 3 जा 3, 17 8 जा और 0 है 380 आ जाएगा। क्वांटिटी इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कितना आएगा 6460 डिवाइडेड बाय 19, तो 6460 रुपीज़ वो क्या करता है, खर्च करता है। रेट कितना है पेट्रोल का नेक्स्ट ईयर 19 रुपीज़ पर लीटर, कितने रुपये लीटर लेके आए, तो 19 ये आ जाएगा 3 जा 57 और 19 4 जा 76 आ जाएगा 0 340। और क्वांटिटी इन थर्ड ईयर, क्वांटिटी इन थर्ड ईयर, थर्ड ईयर की क्वांटिटी कितना आ जाएगा 6460 डिवाइडेड बाय 20 0, तो ये कितना आ जाएगा 323, ये क्वांटिटी आ गई। तो एवरेज रेट क्या आ जाएगा, एवरेज रेट, एवरेज रेट आ जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा 3 इंटू में 6460, समझ में आ गया, तीनों साल में इतना। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी तीनों, टोटल क्वांटिटी इन 3 ईयर, टोटल क्वांटिटी इन 3 ईयर, इनको सबको डिवाइड ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 3 8 4 2 6 6 और 8 14 और 14 3 3 6 3 9 9 और 1 10 1043 10, तो एवरेज रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3 6 जा 18 3 4 जा 12 1 13 और 3 6 जा 18 18 और 1 19 डिवाइडेड बाय 1043। इतना तो कंफर्म है कि आंसर जो होगा वो 18 से तो कम आएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 1043 है ये हमारे पास में 19 है, तो मैं इसे 1000 भी मान लूँगा, 1000 मतलब इससे कम मानूंगा तो 19 पॉइंट समथिंग जाएगा, नंबर बड़ा है तो 19 से तो वैल्यू छोटी आएगी, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ऑप्शन बहुत क्लोज है 18.49 18.58। तो अभी आपके पास सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ये करके देखो कि एवरेज का इसके इक्वल आ रहा है, तो 1858 ये एवरेज है और 1849 ये है, हमारे पास ये दो ऑप्शन है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देखो नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है, तो 1850 मैं मान लेता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए, 1850 से कम आ रहा है तो ऑप्शन ये होगा, 1850 से बड़ा आ रहा है तो फिर आंसर बी होगा। अभी मैं 3 साल के लिए मल्टीप्लाई करूँ तो 0, अभी आप 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 और 1 आ जाएगा 25 के, और 25 2 3 1 जा 3 और 2, तो अभी देखेंगे तो ये काफ़ी कम है, एवरेज देखेंगे, यानी कि मेरा जो एवरेज आएगा वो कहीं इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। यस, तो 1850 इंटू में मतलब आपको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो एवरेज आ जाएगा, यानी कि आप ऐसे कर लो 1850 इंटू में 1043, आप करके देखो कि इससे कम या ज़्यादा आ रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा ईजिली, क्योंकि फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर एक करना पड़ेगा, आप इजिली ऐसे देखो 0 और 185 इंटू 403, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले 1000 प्लस 43 ऐसे कर लूँ, तो अभी आप देखेंगे तो ये तो 185 ये तो आ ही जाएगा हमारे पास में, और प्लस का 185 इंटू में 43 और करके देख लो, ये आपके अप्रॉक्स में देख लो कौन सा बने, आपके पास कैलकुलेटर है तो और थोड़ा तो कितना आ जाएगा इसका 18.58, एवरेज से आप कैलकुलेट करके देख लेना किसके नियरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन 4 ईयर एन अमाउंट रुपीज 6000 बिकम 8000, कोई भी अमाउंट है वो 6000 से 8000 हो जाता है 4 ईयर में, इन अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम एट द सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट विल एन अमाउंट ऑफ रुपीज 525 बिकम 700। ये कह रहा है कि सेम अमाउंट 525 बिकम 700 हो जाएगा कितने साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हमें ईयर पता है, अमाउंट पता है 8000, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, एसआई के, एसआई कितना आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 8000, अमाउंट हुआ 6000 से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का आया 2000 का। वैसे तो आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 1/3 हो रहा है 4 साल में, एक साल में कितना होगा 1/12,
तो इसका 1/12 कर लो, काम खत्म, टाइम आ जाएगा। ऐसे आप इजीली कर सकते। लेकिन आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000, प्रिंसिपल कितना है 6000, इंटू में रेट कितना है, रेट हमें चाहिए, टाइम कितना है 4 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 3 और 2 से कट करेंगे 50 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 25। रेट इक्वल टू 25 बाय कितने का, ये पूछ रहा है कि 525 जो अमाउंट है, इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा, एस आई कितने का आ जाएगा 175 के। तो एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100 के। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट है 175, प्रिंसिपल कितना है 525, रेट कितना आया 25/3, 25/3 आया डिवाइडेड बाय 100। टाइम हमें चाहिए, 25 से कट करेंगे तो 4 टाइम कट जाएगा, और 25 से कट करेंगे 25 7 जा 175, 25 2 जा 25 1 जा 7 से कट करेंगे तो 3 टाइम, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। वैसे ही ऑब्जर्व भी हो रहा था, कैसे 6000 से का 1/3 इंटरेस्ट मिल रहा है 2000 का। देखना शॉर्टकट, शॉर्टकट आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये 525 से इंटरेस्ट कितना है, तो इसका 1/3 जो होता है वो 175 होता है, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो 1/3 इंटरेस्ट ये ऐसा ही है, तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 1/3 कितने साल में हो रहा था 4 साल में, तो यहाँ भी सेम रेट है, सेम रेट है तो प्रिंसिपल का 1/3 कितने साल में होगा 4 साल में होगा। तो अब इसी बात है, आंसर कितना है, अगर ऐसा नहीं होता यहाँ 1/3 नहीं होता तो फिर आपको सॉल्व करना। यस क्लियर पॉइंट। नंबर 12 पे चलते हैं। आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, अरेंज दैम इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन देयर वैल्यू। समझ में आ रही है, ये कह रहा है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन है जैसे 2/3, 2/3 तो ये इक्वल टू कितने का आ जाएगा 0.66। यस 0.66 कितना भी आप, इसमें 5 ऐड करूंगा नोमरेटर में तो 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, और 5 और 3 कितना आ जाएगा 8 के। यस अभी ये वैल्यू कितने का आ जाएगी 7/8, यानी कि 0.79 जा होता है, 7 8 जा 8 8 जा 64, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, ये वैल्यू बनेगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बात कर रहा है, आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, अरेंज दैम अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड चेंज इन देयर वैल्यू। कि वैल्यू में जो मैग्नीट्यूड चेंज आया है, यानी कि जो वैल्यू में डिफरेंस आया नंबर का, कितने का चेंज आया, ये पहले 0.66 थी वैल्यू, 5 ऐड करने पर नुमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करने पर ये वैल्यू इतनी हो जाती है। तो आप बता सकते हो पहले ये जो वैल्यू थी, पहले कोई नंबर था वो 0.666 था, अब वो नंबर जो है 0.875 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आया, हम बहुत इजीली बता सकते हैं डिफरेंस कितने का आया। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर, आई थिंक इसको माइनस कर देंगे, ये 9, 15 में से 6 का 0 बचेगा हमारे पास में, और 8 का 2 बचेगा, तो 0.209 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्लियर होगा पॉइंट। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, 3/4 यानी कि इक्वल टू होता है 0.75 के, और 5 ऐड करेंगे तो 5 + 3 8, 5 + 4 9, 8/9 आ गया, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ 0.888। अब इसी बात है 0.88 में से इसको माइनस करेंगे 750 को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 पॉइंट, ये हमारे पास आएगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 3, 138, ये कम हो गया, देख रहे हो कम। अब मैं यहीं आकर रुक जाऊंगा क्योंकि आप देख रहे होंगे ये 4/5 है, तो ऑब्वियसली बात है ये और कम आ गया, ये 5/6 है ये और कम हो जाएगा, ये 0.80 का आएगा। यस ये 0 पॉइंट कितने का आ जाएगा 6, 0 पॉइंट ये कितना आ जाएगा 5/6, 5/6 यानी कि 16.66 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 80 और 3 83.33 बनेगी। यस गुड क्लियर है, या 6 8 जा 48, 2 बचा, 8 3 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये कुछ समझ। अभी आप देख रहे हो ये नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। आप देखो ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो एग्जाम में बैठे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये पहले थी, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका मतलब डी सबसे छोटा होगा, फिर सी उससे छोटा होगा, तो ये इसका
इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ऐसे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो मतलब पहले कौन आएगा, डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, करेक्ट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, डन। क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से आप इसे टैकल कर सकते हैं, 2 के बाद ही रुक जाएंगे, बाकी आप करके देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। 4/5 0.800 आ जाएगा, 5 ऐड करने पर 9 आ जाएगा, 5 ऐड करने पर 9 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितने का आ जाएगा 9 के, 0.9 में से 0.8 जाएगा तो 0.1 बचेगा, 0.1 का मतलब और कम हो गया। सेम केस यहाँ पर आएगा, 5/5 10 आ जाएगा, 6/5 11 आ जाएगा। सेम केस ऑफ ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0.909 के अप्रॉक्स ये वैल्यू बन जाएगी। यस क्लियर है पॉइंट, यस क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे टैकल कर सकते हैं। ये और भी कम आ जाएगा, 0 पॉइंट आई थिंक 909, 909 में से 833 जाएगा तो अब 100 से भी वैल्यू कम आएगी, लेस देन 100। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इस तरीके से आप इसे टैकल, ठीक है। बाकी 2 के बाद ही रुक जाएंगे, पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, फिर 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, मतलब अलग अलग वैल्यू नहीं है, सेम वैल्यू 111 से इंक्रीज हो रही है, तो मतलब फिर वैल्यू आगे भी ये डिक्रीज होगी। नेक्स्ट नंबर 13, सेलिंग प्राइस ऑफ अ ग्लास इज 1965 एंड लॉस ऑफ परसेंट इज 25%। इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹3013, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। 2 तरीके हैं, एक तरीका तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब कोई बेसिक नहीं, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ये लॉस हो रहा है, लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है तो एक बात तो सिंपल है, मैं सीपी का 1/4 निकालूंगा तो लॉस आएगा, मैं 3/4 निकालूंगा तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो 1965 के बराबर है। 3 6 जा 18 आ जाएगा, और यहाँ 60, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। टीपी इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 और 2 22 आ जाएगा, 4 6 जा 24, 24 और 2 26 का आ जाएगा, 2620 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस इज 3013। तो मैं बता सकता हूँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट इज 80, क्या आ जाएगा 380, 380, 393, 393 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, तो 393 प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, 2620, परसेंट बनाने के लिए 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये 262 393 यानी नंबर सेम सेम है, तो मतलब कहीं ना कहीं कैंसिल आउट। या आप ऐसे ऑब्जर्व करो, 2 से कट करेंगे 5 टाइम, 2 से कट करेंगे 131, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा 3 टाइम, 5 3 जा कितने का आ जाएगा 15 के, यही ऑप्शन है 6। सर अभी आप कह रहे थे कुछ डायरेक्ट बताने के लिए, यस इस तरीके से आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो, तो 1965 हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100% है, तो 25% लॉस हो रहा है, बेच कितने में रहा होगा 75% के, तो 1 यूनिट इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 1965% के, तो यानी कि 3013 इक्वल टू कितने क्या आ जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 1965 इंटू में 301%, दिस इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 115%, इसके आ जाएगा 100, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज 100%, सीपी इज 100%, तो यानी ये इससे कितना ज़्यादा है 15%, 15% काम खत्म, ये भी आप इसे टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको पॉज करें, इसे ट्राई करें, उसके बाद नहीं होगा तो आप फिर भी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ दम इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये हमें बता। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज डबल, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया डबल हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट जो है वो डबल कर दिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2πr/h होता है, ये ओरिजिनल है। तो न्यू कितना आ जाएगा, तो न्यू जो है 2πr, ये ट्वाइस ऑफ एच कर दे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2πr/h, क्या डबल हो रहा है, यस हाँ डबल हो रहा है। अब इस बात है हाइट को डबल करेंगे तो हाइट सिंगल है, स्क्वायर में होता तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 टाइम्स हो जाता, तो ये तो भाई ट्रू है, ये क्या है ट्रू, ए तो ट्रू रहने वाला है, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत है, बी बी और सी वाला तो गलत है, ए तो आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म। इफ द रेडियस ऑफ अ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ सॉलिड इज डबल, हेमीस्फीयर का रेडियस डबल कर दें तो द टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4 फोल्ड, यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है। अभी आप देखते हैं तो एक हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर 3πr, तो इसका रेडियस डबल हो जाए यानी कि ट्वाइस ऑफ आर हो जाए,
तो ये आ जाएगा न्यू टोटल टी एस ए। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ 3 पाई इंटू में 4r²। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 इंटू में 3 पाई r²। दिस इज़ द ओरिजिनल। ये मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में ओरिजिनल टी एस ए। यस, ये भी ट्रू है। इसका मतलब बी तो आना ही आना है, ये भी बात कंफर्म है, ये भी गलत हो। अब चलते हैं, क्या सी भी सही है? अभी यहाँ ऑप्शन से कुछ नहीं है, अभी सी आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। इफ अ हेमीस्फीयर एंड कोन हैव इक्वल बेस, यानी कि हेमीस्फीयर और कोन के इक्वल बेस हैं, यानी कि दोनों के बेस इक्वल हैं। तो हेमीस्फीयर और कोन के नीचे भी देखेंगे तो एक स्फीयर सा ही बना होता है, तो मतलब दोनों की रेडियस सेम होगी। और इक्वल हाइट तो हेमीस्फीयर की तो यार हाइट कुछ नहीं होती। हेमीस्फीयर की तो हाइट क्या होती है? ये हेमीस्फीयर होता है। और इसकी हाइट क्या होगी? तो ये इसकी हाइट ही होती है, ये हेमीस्फीयर होता है। यस, तो ये इसकी हाइट ही तो होती है। हाइट क्या होगी इसकी? आर। रेडियस कितनी है इसकी? आर। ये कौन है? ये कौन होता है इस टाइप का। इसका बेस सेम है तो ये भी आर होगी। इसकी हाइट भी सेम है तो आर इक्वल टू एच के है, ये भी हमें ये बने। द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए हमें चाहिए, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं सी एस ए ऑफ हेमी स्फेयर। हेमी और कोन। हेमी स्फेयर का कितना होता है? 2 पाई r²। और कोन का कितना होता है? तो कोन का होता है पाई आर एल। एल इज अ सलेंट हाइट, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये 90 डिग्री होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस लगाएंगे, आर 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 एल इक्वल टू कितने का आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ r² प्लस r²। तो ऑब्वियस सी बात है, अंडर रूट ऑफ कितने का आ जाएगा? 2r² के। आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एल इक्वल टू कितने का आ जाएगा? r√2। एल की वैल्यू r√। देखो रेडियस दोनों में सेम है तो कट जाएगा। पाई दोनों में सेम है, पाई दोनों में सेम है, कट गया। आर सेम है तो आर भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा 2r इक्वल टू एल की वैल्यू। एल आर के बराबर नहीं है, एच आर के बराबर है। एच आर के बराबर है। एल जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ r² प्लस h²। और एच किसके बराबर है? आर के, तो r² प्लस r²। 2r², 2 रूट में ही रह जाएगा तो r√2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा r√2। आर से आर कट जाएगा, √2 कॉमन लेंगे तो √2 रेशियो कितने का आ जाएगा? 1। क्या ये ट्रू है? यस, ये भी ट्रू है। यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? गॉट इट? क्लियर है पॉइंट? बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 स्टार्ट कर दें। 4.53 माइनस 3.07 का स्क्वायर, 3.07 माइनस 2.15 का स्क्वायर। एक बात तो कन्फर्म, डिवाइड कराना। एक बात ये कन्फर्म, ये बड़ी कैलकुलेशन पेपर में बैठकर टाइम चला जाएगा। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा कि ये कुछ कुछ रिपीट सा हो रहा है। 4.53 माइनस 3.07, 4.53 3.07, 3.07 2.15, यानी कुछ सिमिलियर सा लग रहा है। मैंने मान लिया कि भाई ये पूरे पार्ट को मैं ए मान लिया। आप मान सकते हैं कि 4.53 माइनस 3.07, आप पूरे पार्ट को आप ए मान लो। यस सर। तो 3.07 माइनस 2.15, मैंने इसको कितना मान लिया? इक्वल टू बी के। और मैंने 2.15 माइनस 4.53 मैंने इसको कितना मान लिया? इसको मान लिया मैंने। मैं इसको a² लिख सकता हूँ, मैं इसको b लिख सकता हूँ, और मैं इसको c पुट कर सकता हूँ। प्लस मैं इसको b² लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? c लिख सकता हूँ। देन यहाँ पर सेम केस ऑफ ये वैल्यू ऑफ c इंटू मैं a लिख सकता हूँ, c इंटू ए, प्लस c² अपॉन में a इंटू क्या लिख सकता हूँ? नीचे से ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। सर ये तो कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आपने एक ऑब्जर्व करा होगा सर, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के हो। ऑलवेज इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन 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 ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू होगा 3abc। सर फॉर्मूला पढ़ा है सर, ये बात आपने लिख दी है, करेक्ट है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो सर ये अप्लाई कैसे होगा? हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा कि ए प्लस बी प्लस सी, आप कैसे एज्यूम कर? तो हम ए प्लस बी प्लस सी को देखते हैं, कहीं 0 तो नहीं आ रहा। 4.53
-3.07, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू इज 3.07 -2.15, प्लस सी की वैल्यू देखेंगे 0.15 -4.53, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या इक्वल टू जीरो आ रहा है? यस। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू किसके है? जीरो के। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू आ जाएगा 3 AB C के अपॉन ABC। ABC से ABC कट जाएगा, आंसर कितना है ना? अच्छा क्वेश्चन, और ट्रिकी क्वेश्चन। यस, थोड़ा ऑब्जर्व करने से, प्रैक्टिस करने से ऐसे कुछ हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैच द लिस्ट फर्स्ट द लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ठीक है। ए बी सी डी इधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इधर है। आप देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप जल्दी से कैसे पकड़ में आएगा? जल्दी से पकड़ में आएगा सर, जल्दी से जो कैलकुलेशन हो जाए, तो ये कैलकुलेशन जल्दी से हो सकती है, यस। ये कैलकुलेशन थोड़ा लेट होगी, 2 बार % करना। ये कैलकुलेशन थोड़ा डेसिमल में लेट होगी, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से हो सकती है, हाँ सर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से इसलिए होगी क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कट गए, यस सर। और 55 × 25 बनेगा, और 55 × 25 करेंगे तो 25 5 और 125, और 125 12 कैरी का, और ये आ जाएगा 137 के, यस। वही 25 5 125 5 12 कैरी का, 25 5 125 125 प्लस 12 दैन 137, 1375 आना चाहिए। अब मुझे बताओ, मैं 20% मतलब 1/5 होता है, इसका 1/5 करेंगे तो 1375 के अप्रॉक्स जाएगी वैल्यू, यस। ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी 20%। 6000 का 20% 1200 होता है, तो 1200 से वैल्यू बड़ी आएगी, यस। ये हाफ करूंगा तो हाफ तो 400 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, तो ये तो नहीं होगा। 15% निकालूंगा 1000 का, 1000 छोड़ो, मैं 1100 का भी 15% निकालूं तब भी 165 आएगा, ठीक है ना। 1000 का 15% निकालूंगा तो 150 के अप्रॉक्स, ये वैल्यू 150 के अप्रॉक्स आएगी। और ये वैल्यू देखेंगे 8% भी निकालूंगा 500 का तो 40 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी? सीधा सीधा ऑब्जर्व होकर दिख रहा होगा फर्स्ट के। एक बात तो कंफर्म है कि डी फर्स्ट होगा, डी फर्स्ट होगा तो ये तो कैंसिल, ये आ गए। अब मुझे ए और देखना है। ए क्या होगा? एग्जाम में बैठे हैं तो 60% ऑफ 264, तो 60% ऑफ 264 देखेंगे तो ये 60% ऑफ 264। अब मैं ऑब्जर्व करके इसे 265 कर लेता हूँ, क्योंकि 60% 3/5 होता है। 265, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 159। 159 के कौन सी वैल्यू अप्रॉक्स होगी? मैंने अभी बताया, ये जो वैल्यू होती है 1000 का 150 होता है, तो यानी डी की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी? थर्ड। ए की वैल्यू थर्ड होगी, ए की वैल्यू थर्ड होगी, तो यानी कि ऑप्शन कौन, ए की वैल्यू कौन सी होगी? फर्स्ट। क्या और सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। और कोई एग्जाम में बैठे हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। एक बार इस क्वेश्चन देखने में थोड़ा खतरनाक लगेगा, लेकिन है नहीं, ठीक है ना क्वेश्चन। एक बार बस आपको एप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? रूट 2 + √3 इंटू में अंडर रूट ऑफ 2 + अंडर रूट 2 √3, अंडर रूट 2 + अंडर रूट 2 + अंडर रूट 2 प्लस। अच्छा एक बात तो अंडर रूट x इंटू में अंडर रूट y, दोनों में अंडर रूट हो तो मैं अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई कर सकता। इसका मतलब मैंने इस पूरे को x मान लिया और इस पूरे को मैंने y मान लिया। ये पूरा मैंने x मान लिया और ये पूरा मैंने y मान लिया। क्या मैं इसे अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई लिख सकता? 2 + अंडर रूट ऑफ 2 + अंडर रूट ऑफ 2 + √3, 2 - अंडर रूट ऑफ 2 + अंडर रूट ऑफ 2 + √3। हाँ, मैं ऐसे लिख सकता। क्लियर होगा पॉइंट? अभी आप देखेंगे तो ये a + b आ गया पूरा का पूरा, और ये a - b आ गया पूरा। अभी आप देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला पार्ट, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, ये बाकी एज इट इज जो है वही एज इट इज। अभी बाकी सब एज इट इज जो चल रहा है वो एज इट इज, ये दोनों पार्ट एज इट इज। अभी आप देखेंगे a + b a - b, a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है? आप देखेंगे a² - b² का फॉर्मूला। क्लियर भाई? इतनी सी बात। तो a² - b² आ गया, तो a + b a - b, तो मतलब a² - b²। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू ये पूरा पार्ट है। ये पूरा पार्ट जो है वो b होगा, ये वाला पार्ट b है, ये वाला पार्ट b है, ये वाला पार्ट a है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 4 का स्क्वायर, माइनस
2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये क्या बनेगी हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 2 प्लस रूट 3। यस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितने की आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। सेम केस ऑफ इसके साथ हम इस एज इट इज लिख दें 2 प्लस रूट 3 और इनटू में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट। अभी आप फिर ऑब्जर्व करो, इसको मान लो आप m प्लस एन और इसको मान लो m माइनस, ये पूरा m प्लस एन और m माइनस एन, ये पूरा मान लिया अंडर रूट के अंदर है, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 प्लस रूट 3 इनटू में, और एक अंडर रूट आ जाएगा दोनों रूट रूट में, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ m प्लस एन इंटू में अंडर रूट ऑफ m माइनस एन। मैं अंडर रूट ऑफ इसे ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस एन m माइनस एन, मतलब इनको ऐसे लिख सकता हूँ। यस, और इसको मैं अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस, तो ये काम खत्म। इसको देखेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस रूट 3 के। यस, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 इंटू में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितने के आ जाएगा 1 के, 1 आंसर आ जाएगा। यस, सर ये कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं है, देखो यार दिखने में ये लेंदी है जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस समथिंग बचेगा 2 माइनस समथिंग, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस में से 2 जाएगा तो 2 माइनस समथिंग, फिर ये 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1, 1 आंसर। एक बार आप ऑब्जर्व कर लेंगे फिर ये इजीली करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. They all change simultaneously at 8:20 hours. When will they again change simultaneously? अगली बार कब चेंज होंगे, यानी 8:20 पे एक साथ चेंज हुई थी तो अगली बार चेंज कब, ठीक है ना। ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग का है, तो एक साथ कब होगा, तो एक साथ होगा एलसीएम ऑफ, अगली बार एक साथ कब होगा तो 48 72 और 108, इन सब का एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका भाई, एक तरीका तो ये है बच्चों वाला, आप जब छोटे छोटे होंगे तो बचपन में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा 2 और इस तरीके। एक तरीका ये, इनमें से मुझे कोई हाईएस्ट कॉमन देख लो, सबसे कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, मुझे 12 दिखाई दे रहा है, 12 4 जा, 12 9 जा, और 12 8 6 जा, और 12 9 जा। यस, अभी देखेंगे तो 12 सब में से कॉमन है, 12 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 4 6 9 का एलसीएम। अब 4 6 9 का एलसीएम कितना होता है 36, तो इसका एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ 12 36, 12 इंटू में, समझ गए ना, तो ये आ जाएगा 12 और 496 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम आ जाएगा इसका, 12 तो सब में कॉमन है, 4 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, ये एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 12 6 जा 72 7, 12 3 जा 36, 36 प्लस 7 36 प्लस 7 यानी 432, 432 सेकेंड्स इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि एक साथ कब होगा दोबारा से चेंज, तो एक साथ चेंज होगा 432 सेकेंड के बाद, यानी कि 432 सेकेंड कन्वर्ट इनटू अ मिनट, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 60, ये मिनट में कन्वर्ट। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 से कट कर दो, 12 से कट करेंगे 36/5 मिनट आ जाएगा, कन्वर्ट इनटू अ मिनट तो 7 5 जा 35, 7 मिनट आ गया, और 1/5 बचेगा ये मिनट के, कन्वर्ट इनटू अ फिर सेकंड में कर दो, 7 मिनट तो पूरे पूरे आ गए और 12 सेकेंड्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 8:20 पर चेंज हुआ था, अगली बार चेंज कब होगा 8:20 पर चेंज हुआ था, अगली बार चेंज होगा 7 मिनट 12 सेकेंड आफ्टर, तो यानी कि कितना आ जाएगा 8:27 12, 8:27 12, यानी ऑप्शन ईजी क्वेश्चन करना, एलसीएम ऑफ 48 72 108 इन सब का एलसीएम लेके, और फिर आप कुछ नहीं, कंसेप्ट आपने क्लास में पढ़ाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू इक्वल टू 468
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, देन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर। एक बार मेरी सुनना, एक तरीका तो बेसिक पूरा फॉर्मूला यूज, एग्जाम में गए तो अब फंस जाएंगे, एग्जाम में तो ऐसी चीज़ें करने की यार होती नहीं है। डायरेक्ट कैसे है, देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर में आ रहा है, तो ये पक्का किसी न किसी का क्यू होगा, ये पक्का किसी न किसी का सम होगा, पक्का हमें उसका पावर 4 चाहिए। पावर 12 में जाएंगे तो 12 का क्यू, 11 का क्यू, 10 का क्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 का क्यू तो 1000 होता है, 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 512 होता है 8 का क्यू। तो यानी कि 8 से तो छोटा होगा, 8 से छोटा होगा, बहुत छोटे नंबर भी नहीं होंगे, क्योंकि 6 का क्यू करूंगा तो 6 का क्यू होता है 216 यानी कि 432 आएगा। तो मतलब दोनों को 6 मानूंगा तब भी 432 आएगा, तो मतलब आंसर 6 से तो बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है एक्स की वैल्यू कितनी होगी 7, वाई की वैल्यू 5, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे और 5 का क्यूब करेंगे, आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 343 प्लस 125, यस 468, यस ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। 7 प्लस 5 12 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं पेपर में बैठा हूँ सीधा करूँगा, प्लस 5 की पावर 4, यानी कि ये 2401 होता है, और ये कितना होता है 625। आपने करा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 25 और 126 जीरो, और ये आ जाएगा 3026, यही आंसर है ऑप्शन। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया किस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, rupees 11,550 has to be divided between a comma b and c such that a gets 4 by 5 of what b gets and b gets 2 by 3 of that c gets. How much more does c gets in the comparison of a comparison to a, कितना ज़्यादा करता है ये हमें बताना है। a gets 4 by 5 of b, इसका मतलब a रेशो b कितना आ जाएगा, तो a रेशो b इज द 4:5, 4:5। सेम केस ऑफ बी गेट्स 2/3 ऑफ सी, तो बी रेशो सी कितना आ जाएगा, देन 2:3। और देखो बी दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 8:10:15 हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। 8:10:15 हमारे पास इसका क्या आ गया, रेशो, यानी कि टोटल मिला के कितना आ जाएगा, टोटल ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा 18, 18 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 33, 10 प्लस 10 25, 25 प्लस 8 33। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है सी को ए से, आपका जवाब होगा 7 मोर। 7 मोर है सी को ए से, तो कितना मोर आ जाएगा, 7/33 इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है कितने से, 11,155 आप ऐसे भी डायरेक्ट कर दो, 11 1 जा 11 जीरो, 11 5 जा सीधा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 11 1 जा 11, ये 3 भी आएगा साथ, 11 3 जा, ये तो ऑप्शन ही। अभी आप देखेंगे 11 से कट हो गया, यस 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा यानी 350। अभी आप देखेंगे 0 3 5 जा 35, 3 21 प्लस 3, 21 प्लस 3 24, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यस क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते थे 8x 10x 15x, तो आप चाहो तो एग्जाम में बैठे हो आप ऐसे भी कर सकते हो 8x 10x 15x 33x इक्वल टू 11,155 के, x इक्वल टू कितने का आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 350। आप जब इसे सॉल्व करोगे 7x ज़्यादा अर्न करता है, तो 7 इंटू में कितना आ जाएगा 350 के, और ज़्यादा मिला है इसे तो कितना आ जाएगा 2450। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या किसी को x वाले मेथड से आप, तो ठीक है यूनिट मेथड नहीं पता है उसके लिए मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, थ्री नंबर्स a b c आर सच दैट a is 40% लेस देन b and c is 40% of the sum of a and b, if the difference between a and b is what percent, क्या होगा, a को b से 40% लेस है, 40% का मतलब 2/5, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं ए और बी, ए को 100 है, इसको 40% कम मिल रहा है, 40% कम का मतलब 40% लेस है, तो 40 लेस है, ए 40 लेस है, तो इसको कितना मिल रहा है 60, काम खत्म। ए प्लस बी को कितना मिल रहा होगा, तो ए प्लस बी को मिल रहा है 60, 160 का 40% जो है वो किसको मिल रहा है, सी, तो बी सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए और बी, ए और बी के सम का 40% मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 64, ये 64 आ गया, 64 आ गया।
तो हम लिख सकते हैं ए 60, बी 100 और सी का कितना आया, सी इज 64। ये पूछा द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस कितना आ जाएगा 40, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी, जो 40 है वो सी का कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट ऑफ सी। तो परसेंट बनाने के लिए इंटू 100 आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना परसेंट है। आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 5 जा 8 8 जा, और 1/8 इज 12.5, 12.5 इंटू 5 करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, यानी ऑप्शन। क्लियर पॉइंट, इस तरीके से आप इसे टैकल कर सकते। सर आप 2/5 कुछ करके बता रहे थे, ए जो है वो 40% लेस देन ऑफ बी है, यानी कि 40% मतलब 2/5, 5 से 2 कम है, तो ए क्या है हमारे पास में, A3, तो B5, दोनों का सम कितना आ जाएगा, A प्लस बी 8, सी कितना है, सी इज़ अ 40%, 40% मतलब 3.2, ए की सी की वैल्यू 3.2 है, ABC, A3, ये 5, ये 3.2, ये इससे दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 3.2 का कितना परसेंट, काम खत्म। आपने सॉल्व करा, परसेंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 4 5 जा 4 8 जा 5/8, आप ऐसे भी टैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर के अकॉर्डिंग इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि सबसे बड़ा पेरीमीटर, फिर उससे छोटा पेरीमीटर, फिर उससे छोटा पेरीमीटर, इस तरीके से। स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, एरिया यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36, साइड कितना आ जाएगा, साइड आ जाएगा हमारे पास में से, तो पेरीमीटर कितना आता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4 इंटू में 6 यानी कि 20, पेरीमीटर होता है 24 स्क्वायर का। इक्विलेटर का ट्राइंगल की साइड ही दे रखी है 9, साइड 9 है तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, ये तो अभी लास्ट एक क्वेश्चन और यूज हुआ था, 3 इंटू में 9 कितना बनेगा 27, 27 आ गया। नेक्स्ट, आर रेक्टेंगल विथ 10 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ, ये 27 आ गया। तो इसके बाद कह रहा है कि रेक्टेंगल इज लेंथ इतना, ब्रेथ नहीं एरिया इतना, तो ये बताना है एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल टू कितने के, 40 के, लेंथ कितना दे रखा है 10 इंटू में बी इक्वल टू आ गया 40 के, यानी कि बी इक्वल टू कितने का आ गया 4 के। पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू में दोनों का सम यानी कि 14 यानी कि 20, ये सम आ गया। सबसे बड़ा ये है, ये 27, अभी डी और रह गया। अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, पेरीमीटर को यहाँ बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इज 2πr, यानी कि अप्रॉक्स हम पाई की वैल्यू 3.14 लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं, आर कितना दे रखा है 4, 4 2 जा 8, 8 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 8 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32, 8 और 3 कितने का आ जाएगा देन 11 के, और 1, 8 3 जा 24, 25.1, सबसे बड़ा पेरीमीटर सबसे बड़ा है ये 28, यानी कि सी सबसे बड़ा है, तो ये तो कट गया, सी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कौन है 27, 27 मतलब बी, बी है तो ये भी कट गया, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है डी, मतलब ये भी कट गया, छोटा कौन है ए, यानी कि आंसर। बस बहुत टफ नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 23, a solid brass sphere of radius 21 centimeter is converted into a right circular cylinder, a rod of length 28 centimeter, the ratio of the total surface area of a rod to the sphere is क्या होगा। बड़ा सिंपल है, सॉलिड ब्रास स्फेयर ऑफ रेडियस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू अ, कोई भी चीज़ 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उसके वॉल्यूम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप है तो सिलेंडर बनेगा सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है 4/3 πr क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है, तो यहाँ एक शेप है लेंथ की शेप में, देखो सिलेंडर की दो शेप होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि कुछ शेप ये भी हो सकती है, मैं बात करूँ यहाँ पर एक शेप ये भी हो सकती है सिलेंडर की, एक शेप सिलेंडर की ये भी हो सकती है, ये भी एक सिलेंडर की, यहाँ इसको हाइट बोलते हैं, इसको यहाँ लेंथ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसका वॉल्यूम πr² होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो πr² L हो जाता है लेंथ के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर यानी कि जो भी इसका रेडियस होगा, R1 मान लेते हैं रेडियस, R² L इन
एल तो यहाँ अलग ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि 4/3, पाई से पाई कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 21 इंटू में 21 इंटू में 21 इक्वल टू इसकी जो रेडियस है R1, यानी कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर R1 का स्क्वायर इंटू में लेंथ, लेंथ इज अ 28 सेंटीमीटर। ये बने क्वेश्चन। देखो 3 से कट करेंगे देन 7 टाइम, 7 4 जा 28 से 28 कट गया, 21 इंटू 21 इक्वल टू R1 स्क्वायर के, तो R1 की जो वैल्यू है वो 21, R1 इक्वल टू 21 है और R भी 21 है, तो ये दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। तो द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रॉड टू द स्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया TSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉड टू द स्फीयर, स्फीयर यानी कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देन पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है। और रॉड का सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर आर प्लस एल, यानी कि लेंथ, की लेंथ होगी, ठीक है ना। 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर प्लस एच होगा, तो एच की जगह पे यहाँ एल कंसीडर करते हैं। एल इज अ नॉट अ स्लेंट हाइट, एल इज अ लेंथ, स्लेंट हाइट अलग होती है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस दोनों की सेम है तो रेडियस से रेडियस भी कैंसिल हो जाएगा। रेडियस इज 21 और लेंथ कितनी है 28, इस रेशो 4 रेशो रेडियस कितनी दे रखी है 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 1 आ जाएगा 9, 49/4 इंटू में 21, 7 7 जा 7 3, तो आप देखेंगे यस, हाँ यस, नहीं ये 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर प्लस एच, 2 बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा टाइम, तो ये बचेगा हमारे पास में 2, ये बचेगा 2, 7 रेशो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन, यस क्लियर पॉइंट। तो आई थिंक इतना तो एनालिसिस करते करते आपको समझ में आ गया होगा कि यार फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ये, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस गेम ओवर। फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा ये हर्डल फील होगा, ठीक है ना। 24, द रेशियो ऑफ द कॉपर टू जिंक इन alloy A and B are in the ratio of 3/4 and 5/9 respectively. If A and B are taken in the ratio of 2/3 and melted to form a new alloy C, the ratio of the copper to zinc in C क्या होगा। देखो यार बहुत सिंपल है, A और B, बस रेशो में ध्यान रख लेना, कभी कभी रेशो उल्टे भी होते हैं, यहाँ नहीं पता है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम 8/13 13/8 भी मिलता है, बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, जैसे कॉपर टू जिंक की जगह जिंक टू कॉपर पूछ लेता है और जल्दबाजी में आंसर तो आ जाता है लेकिन हम गलत टिक कर जाते हैं, तो रेशो में ध्यान रखें, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपर टू जिंक, और हमें गिवन भी कॉपर टू जिंक है, पूछ भी कॉपर टू जिंक का है। कॉपर टू जिंक, कॉपर ए में कितना है 3 और जिंक कितना है 4, यहाँ 5/9 में, इनको इस हिसाब से बाहर निकाल रहा है 2/3 में, यानी कि फर्स्ट से 2 लीटर लिया, सेकंड से 3 लीटर, जबकि इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 7, इसकी टोटल क्वांटिटी 40, इन्हें 2/3 में बाहर लेना है, तो पहले इन्हें 2/3 बनाना होगा, तो 2/3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये 2/3 में मिक्स करना है, तो जिस रेशो में मिक्स करना हो, पहले मिक्स आप तब करोगे, पहले जिस रेशो में मिक्स करना हो, 2 को 3 को 4 को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस रेशो में मिक्स करना हो पहले रेशो को सेम कर लो, इसकी टोटल क्वांटिटी को सेम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, सेम हो गए, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14, पहले इन दोनों को सेम कर दो, 3 है तो तीनों को सेम कर लो, तीनों का वॉल्यूम सेम कर लो, या 2 है तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर लो, जिस रेशो में मिक्स करना है उस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 2 में मिक्स करना है, ए और बी को 2/3 में मिक्स करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 4 से, नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 से, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27/43, ये इस रेशो में बाहर आएगा, यानी कि खत्म, कुछ भी नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ अ डेटा 13 at 15 14 17 9, ये कुछ डेटा गिवन है, इफ 8 इज द रिप्लेस बाय 18 देन द मीडियन ऑफ डेटा जो है वो x की जगह पर y हो जाता है, देन द सम ऑफ द x एंड y इज इक्वल टू 2, क्या मीडियन, बहुत सिंपल, मतलब ये कह सकते हैं इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन है 8, ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा नंबर कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है आपको 9, ये इसमें 9 ऑब्जर्व हो रहा है, फिर देन 11, 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 ऑब्जर्व हो रहा है मुझे, 13 कितने हैं हमारे पास में 1 2 दो 13 है तो 13 आ जाएंगे, फिर क्या ऑब्जर्व हो रहा है 14, 14 कितने हमारे पास में 1 2 3 4, 4 14 है, 4 टाइम्स ऑफ 14,
फिर उसके बाद 15 ऑब्जर्व हो रहा है, 15 वन टाइम, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम, 15 भी 3 टाइम है। फिर उसके बाद क्या ऑब्जर्व हो रहा है, 16 है, यस है, 16 भी 2 टाइम्स है, 1 और 2, और 17 नज़र आ रहा है, ऑब्जर्व है 2 टाइम्स, एक बार ये रहा, एक बार ये। टोटल देखो गलती ना हो, आप इसके लिए क्या करेंगे, अपनी जो आपने वैल्यू लिखी है उन सबको और उन जो ऊपर गिवन है उन वैल्यू को काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल 15 वैल्यू है। क्या आपकी 15 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आई थिंक हम करेक्ट है। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मीडियन निकालना है। मीडियन ये ऑड है, ध्यान रखना, तो आपको मीडियन चाहिए। मीडियन क्या आ जाएगा, तो मीडियन आपके पास n इज इक्वल टू ऑड, नंबर ऑफ टर्म जो ऑड है, तो मीडियन क्या होता है, तो मीडियन इक्वल टू आता है नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड है, नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, तो n प्लस 1/2 हो, तो मीडियन ऑलवेज आएगा 15 प्लस 1/2, इवन होता तो डिवाइडेड बाई 2 ही कर देते, 16/2 तो देन 8, तो इसका मीडियन 8 होगा। इवन टर्म होती, मान लो 16 टर्म होती है तो 16 डिवाइडेड बाई 2, 14 टर्म होती डिवाइडेड बाई 2, तो देन 7 इज अ मीडियन। ऑड टर्म है तो मीडियन 8 आएगा। 8 मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ टर्म कौन सी है, एट्थ टर्म जो है वो x की वैल्यू होगी। एट्थ टर्म कौन सी है हमारे पास, 14, x की वैल्यू 14 होगी। यदि 8 रिप्लेस बाय 14, 8 रिप्लेस बाय 18, 8 को 18 से रिप्लेस कर दें तो नया नंबर क्या बनेगा, 9 13 13 14 14 14 14 4 टाइम्स, 15 फॉर 3 टाइम्स, 15 15 3 टाइम्स, 16 16 17 17 और 18। अभी भी वही मीडियन क्या बनेगा, तो मैं कह सकता हूँ मीडियन, नंबर ऑफ टर्म तो ऑड ही रहेंगे, रिप्लेस कर रहे हैं हम नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो टर्म है वो तो ऑड ही हैं, अभी भी ऑड है, तो n प्लस 1/2 सेम, यानी कि नंबर ऑफ टर्म तो अभी भी दो ही 8 ही आएंगी। तो जो मीडियन होगी इस बार, मीडियन यानी कि y जो होगा, यहाँ मीडियन है x, तो मीडियन y की वैल्यू क्या होगी, तो मीडियन y जो होगा वो होगा हमारे पास में एट्थ टर्म इस बार कौन सी आ जाएगी, तो एट्थ टर्म आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 15 इज अ एट टर्म। हमसे x प्लस वाई का सम 14 प्लस 15, आंसर कितने का आ जाएगा, 9, यानी कि ऑप्शन। और इट क्लियर है पॉइंट, आप इस तरीके से इसे टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी on the two side of a lighthouse. The angle of elevation of the top of a lighthouse as observed from the two ships are 30° and 45° respectively. If the lighthouse is 100 meter high, the distance between two ships is approximately परसेंट कितना होगा। बड़ा सिंपल है यार, सबसे पहले देखेंगे एक लाइट हाउस बनाएंगे, एक लाइट हाउस है, इससे दो शिप हैं, ऑब्जर्व करता है, एक शिप इधर एक शिप इधर, एक शिप यहाँ पर है, शिप वन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 30°, और शिप टू से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, शिप वन और टू किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 45°। यस, अभी देखो एग्जाम में बैठे हैं तो आपको सिंपल रेशो मेथड आपको मैंने बताया होगा, उससे भी कर सकते। ये है 100, ये हाइट कितनी दे रखी है, 100। अब आपके पास दो तरीके हैं, ए बी सी और डी। एक है बेसिक तरीका मतलब एक्स और वाई। अभी आप सिंपल इन पहले बेसिक तरीका कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी में करेंगे तो tan 45° इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 100 और बेस लेट करा हमने y, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि y इक्वल टू 100, गॉट इट। देन सेम इन ट्राइंगल ए बी डी, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 100/x, यानी कि tan 30 1/√3 इक्वल टू 100 बाय एक्स के, और x इक्वल टू 100√3 के। आपसे क्या पूछा है, और डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि x प्लस वाई पूछा है, तो यानी कि आ जाएगा 100√3 प्लस 100, कितना आ जाएगा, 100 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 100√3, यानी कि √3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो यानी कि ये आ जाता है 100 इंटू में 2.73, यानी कि
अप्रॉक्स यानी 100 से कट करेंगे 273.2, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 273 के अप्रॉक्स, यानी कि सर अभी आप कह रहे थे कोई और भी मेथड है, तो आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। ये 45 डिग्री दैन मैंने क्लास में बताया एंगल 45 90 हो, साइड का रेशो जो है वो 1 है, और एंगल का रेशो 30 60 90 हो, तो साइड जो है 30 के सामने वाली 1 होती है, ये √3 होती है और ये 2 होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है ये इसके सामने वाला 1 होगा, तो ये √3 होगा, ये 2 होगा। हाइट दोनों में सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों रेशो सेम है, रेशो सेम करने की नीड नहीं, ऑलरेडी सेम है, ये भी 1 ये भी 1। तो ये टोटल सिप यानी कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 = 100 के, तो √3 + 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देन 100 तो मैं √3 + यही तो आंसर है। क्लियर, इसकी वैल्यू डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, cost price of article A is rupees 200 more than the cost price of article B. Article A was sold at 10% loss and article B is sold at 25% profit. If the overall profit earned after selling both the article is 4%, what is the cost price of article? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दो तरीके हैं, क्या क्या? एक तो आप बेसिक से कर सकते हो भाई, ठीक है, एक आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो पहले मैं एलिगेशन से करता हूँ, फिर मैं बेसिक से भी करूँगा। 10% लॉस हो रहा है, बी सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 4% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 4% प्रॉफिट। तो आप एलिगेशन यूज़ करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस इज 21%, और इन दोनों का डिफरेंस है प्लस माइनस का डिफरेंस ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 14, प्लस माइनस ऐड होता है, 7 3 जा 7 2 जा, ये जो रेशो आएगा ये कॉस्ट प्राइस का रेशो है। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 यूनिट इक्वल टू कितने के दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है वैसे तो इसका कॉस्ट प्राइस 3, इसका 2, इसका ए का कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट ज़्यादा है 1 यूनिट, ओरिजिनल में 200 तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 400, तो यानी कि आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस बी कितना आ जाएगा, यही आंसर सेकेंड वाले का जो है होगा। पेपर में बैठे आप ऐसे करो, छोड़ के आप आराम से चले, ठीक है। लेकिन भाई मान लो सर एलिगेशन दिमाग में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, इसी बात है, इसे इस्तेमाल करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, हमने कितना मान लिया एक्स, सिंपल, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एक्स मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ए जो है, ए का कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज़ ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 200 आ जाएगा, एक्स प्लस 200 पर लॉस हुआ है 10%, इसका 10% निकालेंगे तो लॉस आएगा, 90% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो एक्स प्लस 200 का 10% क्या आया लॉस, ये लॉस आ गया, लॉस है तो हम किस में लिखते हैं माइनस में, प्रॉफिट है तो हम किस में लिखते हैं प्लस में, एक्स का 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल पर, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इज 2x प्लस 200, 2x प्लस 200 कहाँ से आया, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी 2x प्लस 200, इस पर ओवरऑल इज 4% प्रॉफिट। अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का 10%, 200 का 10% कितना आएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, देन 20 माइनस का 20 प्लस एक्स का 25%, ये 25% आ जाएगा, प्लस ये इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 ऑफ एक्स परसेंट आ जाएगा, और 200 का 8% निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। देखो यार 25% में से 10% जाएगा तो 15% बचेगा, 15 में से भी 8 जाएगा तो 17% बचेगा, 17% ऑफ एक्स बचा, इधर जाएगा तो ये 20 और प्लस 8 करेंगे तो ये 20 इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा, 4 2 जा 8 आया ये हमारे पास में, ये इधर जाएगा तो ये प्लस, ये दोनों माइनस, डन, तो ये हमारे पास 8 आएगा, ये 25 माइनस 10 तो 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचे, यस, इधर जाएगा तो 18, 18 में से 25 तो 7, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 28/7, परसेंट हटाएंगे तो 100, 7 4 जा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा, बेसिक पार्ट ये है। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए माइनस 10% लॉस, बी का 25% इज इक्वल टू ए प्लस बी का टोटल 4%। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 में से 4 जाएगा तो 21% आ जाएगा, बी का 4% ये इधर जाएगा तो बी का आ जाएगा हमारे पास, ए का आ जाएगा 14%, ए का
10% माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, +10 + 4 आ जाएगा 14%। 7 3 जा 7 2 जा, तो ये B रेशो A आ जाएगा 2:3, यानी कि A रेशो B आ जाएगा हमारे पास में 3:2। अभी आप ऐसे कर तरीके से, यस 3 मेथड है, आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते। यस, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 40 men can complete the work in 48 days. 64 men started and did the same work for X days. After X days, 32 men increase. So the remaining work is completed in 16 2/3 days. Then what is the value of X? आराम से टैकल कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे? आपको पता होगा M1 इंटू D1, जितने आदमी है इक्वल टू टोटल वर्क के होता है, जितने आदमी है। तो यानी कि 40 मैन थे, ये 48 डेज में पूरा काम करते हैं, ये टोटल वर्क आ गया। जबकि स्टार्टिंग में 64 मैन है, ये एक्स डेज तक काम करा, कुछ काम हो गया, प्लस रिमेनिंग काम कितना आ जाएगा, 64 + 32 ने और ज्वाइन कर लिया तो 96 हो गए। अब 96 मैन 16 2/3 डेज काम करते हैं, मतलब 53/d। यस, ये पूरा काम हो गया। अब ये भी टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आपस में क्या होंगे, इक्वल। 16 3 जा 16 4 जा 16 6 जा, 3 से कट करेंगे तो टाइम, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120 इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास में 100 के। 25 से 2 टाइम कटा था, 2 इधर चला। यस 100, मैं इसको हटा के यहाँ से 6 टाइम जाएगा, 6 से 2 टाइम कट करेंगे तो 100। अभी आप देखेंगे 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5 के, यानी कि टोटल हम बता सकते हैं कि आफ्टर 5 डेज 32 मैन ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट, आसान इजी क्वेश्चन, खास नहीं है। 29, a + b इक्वल टू 2c, देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन a माइनस c प्लस b अपॉन b। देखो इस टाइप का कभी क्वेश्चन, तो एक चीज़ याद रखो, इस टाइप का कभी क्वेश्चन है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, या वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। पहली बात तो आप रिप्लेस कर लो, b इक्वल टू मैं 2c माइनस a लिख सकता हूँ, तो मैं a अपॉन में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो किसी एक, मतलब आपके पास 3 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन, एक वेरिएबल को आप कन्वर्ट कर लो 2 वेरिएबल्स। मैं यहाँ से सी को बी, या बी को रिमूव कर लो या सी को रिमूव कर लो, तो मैं बी को रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको 2c माइनस ए लिख सकता हूँ, नीचे 2c माइनस ए माइनस सी लिख सकता हूँ। आप देखेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस सी, प्लस मैं इसको 2c माइनस ए अपॉन में 2c में से c जाएगा तो c माइनस ए मिलेगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2c माइनस ए, 2c माइनस ए अपॉन में सी, a माइनस सी, ए माइनस सी। मैंने यहाँ से नीचे से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो सी माइनस ए था, मैंने ए माइनस सी लिख दिया, नेगेटिव कॉमन लेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ए माइनस सी एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए माइनस 2c प्लस ए के। आप देखेंगे तो 2a माइनस 2c अपॉन में ए माइनस सी आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस सी अपॉन में ए माइनस सी, ए माइनस सी से कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 2 के, 2 आंसर है, काम खत्म। यही तो आंसर है सर, और कैसे टैकल कर सकते हैं, बस इतना याद रखें, डिवाइड में जीरो नहीं आता, डिवाइड में जीरो आ गया तो इन्फानाइट बन जाएगा। सबसे बेस्ट वे क्या है, तो सबसे बेस्ट वे है कि सर मैं ना सी को ही जीरो मान लेता हूँ। सर सी को जीरो क्यों, क्योंकि एक पार्ट खत्म हो जाएगा, तो मैंने मान लिया लेट सी इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो क्या आ गया, तो मैंने यहाँ जीरो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा a बाय ए माइनस जीरो प्लस b बाय बी आ जाएगा, c की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1+1, a प्लस बी की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 आंसर आ गया। आप देख रहे हो क्या बेहतरीन तरीका है, आप इस तरीके से भी इसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लेट x be the least number which when divided by 8 12 20 28 35 leaves remainder of 5 in each case the sum of digit of x। कुछ खास नहीं होता, जो नंबर होता है वो होता है एलसीएम ऑफ 8 12 20 28 35, इन सब का एलसीएम ऑफ के इज अ नेचुरल नंबर, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब 5, इन ईच केस का रिमाइंडर 5 ऐड कर दे। एक होता है कॉमन रिमाइंडर, जो डिफरेंस करके जो आता है उसको हम यहाँ माइनस कर, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका जैसे मैंने बताया, 35 तो हमने बड़ा नंबर ले ही लिया, अब 35 में 4 और ले लेते हैं, क्योंकि 35 ये 7 4 जा होता है, ये 7 5 जा होता है, तो 7 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, तो देखेंगे 7 इंटू में 5 इंटू में 4 ये आ गया। अभी देखो 28 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, हाँ 5 4 जा 20 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, नहीं इसके लिए 3 चाहिए तो एक 3 और लेना पड़ेगा, 3 आ गया।
क्या 8 बन जाएगा? नहीं, एक 2 और लेना पड़ेगा। 4 2 जा 8 बन जाएगा, 4 3 जा 12 बन जाएगा, 7 5 जा 35 बन जाएगा, 7 4 जा 28 भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 5 4 जा 20, 26 जा 120, 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 करेंगे तो 840, 840 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम k प्लस 5, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर, वेयर k इक्वल टू नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर k इक्वल टू 1 पर आता है, k इक्वल टू सबसे छोटा नंबर होता है। 840 प्लस 5 तो 845, नंबर कितने का आ जाएगा? 8, सम ऑफ डिजिट चाहिए इस नंबर। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 इसका। क्लियर है पॉइंट? बहुत टफ नहीं है, मतलब हम इसे बहुत टफ तो कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4। एक बात तो कंफर्म है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। एक बात तो कंफर्म, मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इस तरीके से इसे टैकल कर सकता हूँ। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको लिख लेता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा। आप 2 से कट कर देंगे तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा के, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा के। टेन थीटा की वैल्यू मैं 2 लिख दूंगा, टेन थीटा इक्वल टू 2, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 2 है, बेस 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये √5 आ जाएगा, काम खत्म। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन की पावर 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू ये बनेगी और एक वैल्यू इसकी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? पावर 4 है तो कुछ इस तरीके से टूटेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है? 1 के, तो ये तो 1 आ गया सीधा सीधा। सर ये क्या होता है? तो अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे भी रख सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू रख, यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? तो साइन थीटा इज 2/√5 के, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा इज 1/√5 के। और आपको ये भी पता है साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा के है। मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, वैल्यू डाल दी यहाँ से। साइन थीटा की वैल्यू 2 कॉस थीटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 कॉस थीटा आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा उसमें से जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इक्वल टू 1 है तो 1 तो कुछ, 3 इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√5, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 1/5, आंसर आ जाएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 4 person are chosen at a random from the group of 3 men, 2 women and 4 children. The chance that exactly 2 of them are children. देखो दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो होता है सिंपल डायरेक्ट, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है? देखना इधर, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे? टोटल आउटकम बड़ा सिंपल, हमें टोटल कितने लोग चूज करने हैं? 4 लोग। टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल हैं हमारे पास में, टोटल पर्सन है हमारे पास में 3 + 2 + 4, टोटल है 9। 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? तो 9 में से सेलेक्ट करने हैं कोई भी 4, 9C4, ये हमारे पास टोटल आउटकम है। टोटल आउटकम तो मैं बहुत प्यार से लिख सकता हूँ, टोटल आउटकम अलग से लिखना हो, टोटल आउटकम आ जाएगा 9C4। कोई भी 9 लोग में से 4 लोग सेलेक्ट करने के लिए 9C4 होता है। सेलेक्ट करने के लिए सी का यूज़ करते हैं और अरेंज करने के लिए पी का यूज़ करते हैं, परमुटेशन, ठीक है? तो 9 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करने के लिए कितने वे होंगे? तो टोटल वे होंगे 9C4। एनसीआर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। इस तरीके से आप इसे टैकल कर सकते हैं। क्लियर है भाई पॉइंट? ठीक है, डन। अभी आप देखो, यानी कि 9C4 आ गया तो मैं 9C4 को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 5।
इसको ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 मतलब 24 फैक्टोरियल 5 का 5 लिख देते हैं, कैंसिल आउट। 6 से कट कर देंगे 4 टाइम, 4 से कट कर देंगे 2 टाइम, 9 टू जा कितने क्या आ जाएगा 18, और 18 7 जा कर दो, 7 टू जा 14, 14 9 जा 126। यस, क्लियर पॉइंट। ये टोटल आउटकम आ गए, टोटल आउटकम 120। अब बात है, आपको 4 लोग ऐसे सेलेक्ट करने हैं फेवर के। अब 4 लोग में से ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन आने चाहिए। इसके 2 तरीके हैं करने के। फर्स्ट वे, ठीक है ना, वे 1, क्या तरीका है पहला तरीका करने का, ठीक है ना। पहला तरीका बता रहा हूँ, पहला तरीका ये है कि हमें 2 चिल्ड्रन तो चाहिए ही चाहिए, 2 चिल्ड्रन फिक्स है, 2 चिल्ड्रन चाहिए ही चाहिए चिल्ड्रन। तो 2 चिल्ड्रन हमें चाहिए तो 2 हमें एडल्ट चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूँ देन मैन एंड वुमेन। तो मैन प्लस वुमेन मिला के हमें 2 चाहिए और 2 हमें चिल्ड्रन चाहिए। ये बात कंफर्म है, 2 हमें क्या चाहिए चिल्ड्रन और 2 चाहिए हमें मैन एंड वुमेन यानी अडल्ट। ऐसे बात करूँ, 2 चाहिए हमें अडल्ट और 2 चाहिए हमें चिल्ड्रन। इसके टोटल वे कितने होंगे, तो हमें टोटल अडल्ट कितने, टोटल अडल्ट अडल्ट मतलब मैन प्लस वुमेन, तो टोटल कितने आ जाएंगे 3 प्लस 2 यानी टोटल 5। 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने, 5 में से 2 सेलेक्ट करने, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करने, तो 5C2, ये तो 2 अडल्ट सेलेक्ट हो गए। इनटू में 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने, चिल्ड्रन कितने हैं 4, 4C2, तो ये आ गया फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ये आ गया, यानी कि 5C2, 5C2 यानी कि NC2 का फॉर्मूला आपको पता होगा, n(n-1/2) होता है। तो 5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो 5 4 जा 20 का आधा आ जाएगा 10, इंटू में 4C2 यानी कि 12/2 यानी कि 6, तो ये आ जाएगा 60। तो फेवरेबल आउटकम आएंगे 60, यानी कि 6 से कट कर देंगे 10, 6 से कट कर देंगे 21, 10/21, सही आ जाएगा। या फिर बहुत लेंदी मेथड है क्या, 4 लोग सेलेक्ट करने के कितने वे होंगे, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिक्स, फिक्स है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन 2 फिक्स कर दिए, मैन और वुमेन। अब हो सकता है कि मैन 2 हों वुमेन 0 हों, केस फर्स्ट। हो सकता है 1 मैन 1 वुमेन 2 चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन 2 फिक्स हैं। हो सकता है 2 चिल्ड्रन के साथ 2 वुमेन हो और वो मैन एक ही हो, तो ये केस भी हो सकता है। इसमें टोटल 3 केसेस बनेंगे, यानी केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। अभी आपको समझ में आ गया केस 1, केस 2, केस 3, यानी कि टोटल 3 केसेस बनेंगे। उन केसेस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करके ये 60 ही आएगा। आप सेलेक्ट करके भी देखेंगे तो 3C2 इंटू में वोमेन तो हमें सेलेक्ट करनी नहीं, और 4C2, 3C2 का मतलब 3C1 लिख सकते हैं, 3C1 मतलब 3 इंटू में 6। इसके टोटल आउटकम कितने आएंगे 18। एक मैन सेलेक्ट करना है 3C1, एक वुमेन सेलेक्ट करनी है 2C1, और एक चिल्ड्रन सेलेक्ट, 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट, तो 3 आउटकम इसके, 2 इसके और 6 इसके, 6 6 ये आ जाएगा 30। हमें 2 सिर्फ वोमेन सेलेक्ट करनी है 2C2 इंटू में 4C2, तो यहाँ एक तरीका हुआ टू सी टू 2 का, और 4C2 का कितने आउटकम होंगे 6, तो ये आ जाएगा 6, 18 36 54 प्लस 6 टोटल आउटकम। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पीज इनकम इज 140 मोर देन क्यूज इनकम। पी की जो इनकम है वो 140 मोर देन है क्यू इनकम। आर की जो इनकम है 180 80 मोर देन है एस से। इफ रेशो ऑफ पी एंड आर इनकम जो है वो 2:3 है, द रेशो ऑफ क्यू एंड एस इनकम इज 1:2, देन इनकम ऑफ पी क्यू आर एस हमें बताना है क्या होगा। देखो सबसे बेस्ट तरीका तो है गो टू ऑप्शन, सबसे बेस्ट है गो टू आप ऑप्शन। गो टू ऑप्शन क्यों बेस्ट है आपके लिए, तो अभी सिंपल तरीका आप सीखना, मुझे देखना है कि यार इन दोनों में 140 का डिफरेंस है, यस ये 140 डिफरेंस, ये 140, ये 140, तो सब सिंपल है। ये 140 का डिफरेंस है, यस 220 देन 320 ऐड कर, यस ये तो सब सिंपल है। ये भी सिंपल ही होगा, क्यू आर और एस का जो डिफरेंस है वो 80 है, देखो ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये सब 80 होंगे, ये तो सिंपल दे ही रखा होगा। हमें ये देखना है पी और आर 2:3 है, क्या पी और आर 2:3 है, 0 से 0 कट करेंगे 2:3, नहीं ये तो 13 आएगा, ये तो नहीं है। पी और आर 2:3 है, नहीं ये तो 1:2 आ जाएगा। 300 और 600 0 0 3 2 जा, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1:2 आएगा, हमें चाहिए 2:3। पी क्यू आर ये 2:3 है, यस 0 0 2 2 जा 2 3 जा, यस है। क्या ये 2:3 है, 0 से 0 कट जाएगा, 16 2 जा 16 3, हाँ ये दोनों है। ये भी 2:3 है, ये भी 2:3, अभी तक दोनों सही है। क्यू रेशो एस, क्या ये 1:2 है, ये इससे डबल होना चाहिए, क्यू का डबल,
180 का डबल जो है क्या 360 है? यस। क्या 260 का डबल 520 होगा? यस, ये भी डबल। ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ। यस, डी और डी, यस, दोनों देख लो एक बार, सेटिस्फाई हो रहा है? यस। 2:3, यस, डन। देन यहाँ पर 26 टू आ जाएगा 52, 520, यस। 320 और 480 का 0, 2:3 आ जाएगा, यस। 180 का डबल कर देंगे तो 360 आ रहा है, 1:2। यहाँ डिफरेंस 140 का आ रहा है। पी की जो इनकम है 140 ज़्यादा होनी चाहिए, तो 140 यस ज़्यादा है। यहाँ पर आर की जो इनकम है वो 80 मोर देन होना चाहिए, ये 80 मोर देन है नहीं। आंसर कौन सा आ जाएगा? एग्जाम में बैठे हैं तो आपको कैसे टैकल करना है ये, गो टू एग्जाम में बैठे, गो टू ऑप्शन खत्म। बेसिक क्या तरीका है भाई? लास्ट बेसिक और देखते हैं। पी की जो इनकम है वो क्यू से 140 ज़्यादा है, मतलब मैं कह सकता हूँ क्यू की इनकम जो होगी पी माइनस 140 होगी। अब हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। पी और क्यू का जो रेशो है वो 2/3, तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 ऑफ आर होगा। पी रेशो क्यू इज इक्वल टू 2/3 के, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से चाहो तो ईजिली तरीके से ऐसे लिख, पी बाय आर इक्वल टू 2/3 के। तो हम आर इक्वल टू करेंगे तो 3p/2 के लिख देंगे, ये भी मैंने पी में कन्वर्ट कर लिया, ये भी पी में कन्वर्ट कर लिया। अब बचा आर, तो इसको भी पी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्यू रेशो एस इक्वल टू 1/2 के, एस इक्वल टू आ जाएगा 2/क्यू के। एस को कन्वर्ट करना है पी में, तो 2 क्यू की वैल्यू पी माइनस 140, मैं एस इक्वल टू लिख सकता हूँ 2p माइनस का आ जाएगा 280 के, ये भी आ गया। और हमें पता है जो आर है वो 80 मोर देन है एस से, आर इक्वल टू 80 मोर देन ऑफ एस। आर की वैल्यू हमें पता है 3p/2, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। एस की वैल्यू इस 2p माइनस का 280, और प्लस का कितना आ जाएगा 80। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3p इक्वल टू ये आ जाएगा 4p माइनस ये आएगा 200, माइनस का 200 का डबल आ जाएगा 400, p इक्वल टू आ जाएगा 400, p की वैल्यू 400 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आप सॉल्व करते चले जाओ, सारी वैल्यू इसमें आ जाएंगी। गॉट इट? क्लियर है पॉइंट? एक बार इसको दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको स्पीड कम लगे, आप 1.5 पे 1.5x पे जा। तो चलो फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे मेथड्स लगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, और नेक्स्ट कौन सी ईयर का आपको पेपर चाहिए, 24 का पेपर चाहिए, 23 का एनालिसिस चाहिए, जल्दी आप बताएंगे कमेंट के नीचे, मैं उसी का अगला नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस आपको कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक, और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाय बाय।